चलिए इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग बस इसी एक ही चैप्टर को लेंगे, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शुरू करते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो ये किया गया है इंडिया, दैट इज़ भारत, अर्थात भारत अर्थात इंडिया। तो संविधान में हमारे जो देश का नाम है वो हिंदुस्तान वगैरह नहीं है या आर्यावर्त नहीं है, तो वहाँ क्या नाम है? इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, इंडिया दैट इज़ भारत का उल्लेख है। तो हम लोग जब भी आंसर राइटिंग करेंगे, जब भी उत्तर लिखेंगे, उसमें हम लोग कभी भी आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, हिंदुस्तान, इन सब का हम लोग नाम नहीं लेंगे। क्या लेंगे? या तो इंडिया लिखेंगे या तो भारत लिखेंगे। अगर इंग्लिश में आंसर राइटिंग करते हैं तो कोशिश करेंगे इंडिया लिखने का, वहाँ पर जज्बाती नहीं होंगे कि भारत लिखते हैं। और हिंदी में अगर लिखेंगे तो इंडिया या भारत दोनों हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये एकदम बढ़िया है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको प्री में भी ऐसे क्वेश्चंस देके उलझा सकता है, और ये प्री के ही क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है, जब इसमें ऑप्शन दिया होगा तो हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप सब लिखा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया दैट इज़ भारत, भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यह है संसदात्मक। हमारे यहाँ कौन सी शासन प्रणाली है? तो संसदात्मक है। संसद हमारे लिए कानून बनाती है, वही इसको आगे प्रोसेस करती है। आगे देखते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कार्यपालिका में कौन लोग हैं? जैसे डीएम साहब हो गए, वो कार्यपालिका हैं, लेकिन वो किसके अंडर में काम करेंगे? तो भाई विधायक जी और सांसद जी के अंदर में काम करेंगे। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो वह है एकल कार्यपालिका। देखिए अमेरिका में क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वो इसलिए दिया गया है ताकि फास्ट निर्णय हो। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो है न्यायिक समीक्षा। देखिए जो न्यायिक समीक्षा है ना, वो बहुत बड़ी देन है भारतीय न्यायिक प्रक्रिया की। भारतीय समझिए, जो भारत की संसद तो कानून बनाती है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए भारतीय सांसद कहीं ऐसा कानून न बना दे जो आदमी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, तो उसके लिए चेक एंड बैलेंस की सुविधा दी गई है। तो न्यायपालिका को ये अधिकार है कि वो न्यायिक समीक्षा कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो यहाँ से मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं आंसर राइटिंग में इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, ये भी क्लियर होता रहेगा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से ये पता चलता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। देखिए न केंद्र बड़ा न राज्य बड़ा, दोनों अपनी शक्तियाँ कहाँ से लेते हैं? संविधान से लेते हैं। अब भारतीय संविधान के मूल्य क्या हैं? तो भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं उसको एकदम घोट जाना है। तो भारतीय संविधान के मूल्य देखते हैं, कितने मूल्य हैं? 7 मूल्य हैं। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। तो ये अभी हम लोग जो घोटेंगे, हम लोग एक घोटेंगे उद्देशिका, इसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो भारतीय संविधान के मूल्य क्या हैं? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान के मूल्य क्या हैं? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के तथा मूल्य अधिकारों को संविधान की आत्मा यानी कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? ये कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा, कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? ये कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ये नाम मत भूलिए। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? ये कहा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो भारत में नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें कि ये परिकल्पना की गई है कि जब हमारे पास कुछ होगा तो मैं ये करूँगा, उसको और मूल अधिकार को क्या बोला है? संविधान की आत्मा बोला है। भाई मूल अधिकार ही तो है, तो सब कुछ है, अन्यथा सब कुछ खत्म है। आज हम लोग सर उठा के क्यों चलते हैं? मूल अधिकार के कारण। मूल अधिकार कितने हैं और क्या क्या हैं लोगों को मालूम होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा उसको।
मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अब 12 अनुसूची हो गई है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में जनगण मन गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। वंदे मातरम कब गाया गया था, ये भी जानना जरूरी है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनमन मन गाया गया था? ये गाया गया था वर्ष 1911 में। राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम के गायन का मानक समय कितना है? ये है 52 सेकेंड। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय है 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। देखिए, भारतीय संविधान इतना जटिल है कि इसको वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, यानी कि इसकी कुछ भी व्याख्या करके वकील अपने क्लाइंट्स को छुड़ा लेते हैं या अपनी मनमानी कर लेते हैं, इसलिए इसको वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। किसी भी चीज़ को फंडामेंटल राइट से जोड़ करके वो अपनी बात मनवा सकते हैं। अब देखिए, एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? तो केसी वियर का। देखिए, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? केसी वियर का। तो ये सब भी एकदम से ध्यान दे दीजिए, याद रख लीजिए। अगर देखिए, आप लोगों में से कोई आदमी अगर एम लक्ष्मीकांत के में पढ़ते ना, तो ये आपके लिए मायाजाल होता। अगर इस बुक में पढ़ जाते तो ये मायाजाल होता, और यहीं से जो है सारे प्रश्न निकल के आए हैं। लेकिन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप प्री के लिए नहीं निकाल पाते, और मेंस में भी सेलेक्टिव टॉपिक्स ही हैं जो मैं करवा ही रहा हूँ और करवा ही दूंगा। तो भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका? यह केसी वियर का। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। देखिए, संघ का और राज्य का दोनों का एक ही संविधान है, इसलिए ये भारतीय संविधान जो है वो साइज में काफ़ी बड़ा है। सभी अधिकारियों के बारे में, हर चीज़ के बारे में जो है वहीं पे उल्लेख मिलता है, इसलिए भी भारतीय संविधान का साइज है वो बड़ा हो जाता है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका, यह कथन किसका है? यह है आइवर जेनिंग्स का। देखिए, आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। चलिए आगे देखते हैं। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? ये कहा था केसी वियर ने। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, ये किसने कहा था? ये कहा था केसी वियर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो यह है जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जनता है। अब देखिए कैसे ये पता चलता है। तो संविधान जैसे ही शुरू होता है ना, हम भारत के लोग, इसी से पता चलता है कि राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है, तो वो जनता है। सबसे ऊपर भारत का संविधान ही है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वयन करने वाले बूढ़े व्यक्ति हों तो संविधान भी बूढ़ा हो जाएगा। ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए था, यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। इसी बात को बीजेपी आज भी रटती रहती है। खैर, ये तो अपना चलिए उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन जो लोग उस समय कांग्रेस में थे, अब उन लोगों की डेथ हो चुकी है। अब ये कांग्रेस है ना, ये नए लोगों की पार्टी है। इसमें बहुत सारे लोग नए हैं, पुराने इनका गठजोड़ है। तो अब उस कांग्रेस और इस कांग्रेस में फ़र्क है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरेशन किसने कहा? ये कहा था जी ऑस्टिन ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो ये कहा था जी ऑस्टिन ने। अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइजी को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, एक बड़े आदमी ने बोली थी इसलिए।
कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही थी। भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल कौन सा है? तो ये बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो ये कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो ये 24 तीलियां हैं। तो ये छोटा ही क्लास है, तो अभी इतने ही क्लास को हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट चैप्टर जो है ना वो हम लोग देखेंगे 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय यानी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ 7th शेड्यूल, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते ही रहते हैं, तो हम लोग सीधा उसके ऊपर में चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।